जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद सर आज आपके बीच उपस्थित हूँ वायुमंडल अर्थात पृथ्वी का वायुमंडल नाम का टॉपिक लेकर। यहाँ से भी आप देखेंगे तो जीएस में स्पेशली ज्योग्राफी, जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हो तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में यहाँ से भी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं साधारणतया इस वायुमंडल के विभिन्न परतों के ऊपर आधारित। तो ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करेंगे हम लोग, है ना। चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं और समझते हैं पृथ्वी का वायुमंडल। दोस्तों अगर पृथ्वी के वायुमंडल की बात करें तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा जो गैस है वो 78.08% नाइट्रोजन है। तो पूछा जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस उपस्थित है, नाइट्रोजन 78.08%। वहीं बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन 20.93% के साथ दूसरे स्थान पर है वायुमंडल में, जिसको हम लोग अप्रॉक्स में 21% कह देते हैं। क्या कह देते हैं? 21%। और आर्गन गैस 0.93% और CO2 गैस 0.03%। ये डाटा आपको जरूरी है, याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं दोस्तों बात करें पृथ्वी के वायुमंडल की तो वायुमंडल जो है, वायुमंडल को आप पूरे 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो 5 भागों में अगर हम पहला भाग की बात करें तो पहला भाग जो हमारे पृथ्वी की सतह से, अगर हम पृथ्वी की सतह से देखें तो पृथ्वी की सतह से जो पहला भाग है वो हमारा क्षोभ मंडल है, जिसको अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर कह रहे हैं। आपने अंग्रेजी में नाम जरूर याद रखेंगे, इन वायुमंडल के नाम आजकल अंग्रेजी में पूछा जा रहा है। तो पहला जो हमारा मंडल है वो क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। वहीं जो दूसरा मंडल है वो समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तीसरा मंडल जो है वो मध्य मंडल है, जिसको हम लोग मीजोस्फियर कहते हैं। और चौथा मंडल जो है वो है आयन मंडल, जिसको हम आइनोस्फियर कहते हैं। वहीं 5वां मंडल है बाह्य मंडल, जिसको हम लोग एक्सोस्फियर कहते हैं। ठीक है, अब इन मंडल से कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं उनको समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह से सबसे पास में कौन सा मंडल है, तो आपका जवाब होना चाहिए क्षोभ मंडल अर्थात ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो हम पढ़ रहे हैं क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल में जितने भी जल वाष्प अर्थात जितना भी जल भाप अवस्था में तैयार होता है, वाष्प अवस्था में, तो वो उसका 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ क्षोभ मंडल में ही रहता है। ये जो क्षोभ मंडल की बात करें तो ध्रुवों से इसकी ऊंचाई जो है वो 8 किलोमीटर, और अगर वहीं विषुवत रेखा से ऊंचाई देखें तो ये 18 किलोमीटर। मतलब दोनों जगहों पर, ध्रुवों पर इसकी दूरी कुछ और है, ऊंचाई कुछ और है, विषुवतीय रेखा पर इसकी ऊंचाई कुछ और है। ठीक है, इसीलिए औसत ऊंचाई अगर पूछा जाए तो आप 12 से 14 किलोमीटर आप इसकी एवरेज हाइट बताइएगा। तो आपसे बोला जाए पृथ्वी की सतह से जो क्षोभमंडल है उसकी एवरेज हाइट अर्थात औसत ऊंचाई कितनी है, तब आप बताएंगे 12 से 14 किलोमीटर। ठीक है, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ऊंचाई तक और विषुवतीय रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो मंडल है वो मंडल क्षोभ मंडल अर्थात ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। इसमें जल वाष्प का जितना भी जल जो वाष्प अवस्था में कन्वर्ट हुआ था उसका 90% हिस्सा इसी क्षोभ मंडल में उपस्थित रहता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, इसी वजह से जितनी भी मौसमी परिवर्तन घटनाएं हैं, मौसम से संबंधित बारिश का होना है, बादल का बनना है, ये जितनी भी घटनाएं हैं वो सब की सब जल वाष्प के कारण जितनी भी घटनाएं घटती हैं मौसम से संबंधित, वो सारी घटनाओं का जो ताल्लुकात है वो क्षोभ मंडल से ही है। वहीं बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारी गैस है, क्योंकि जितनी भारी गैसें होंगी वो उतना कम ऊपर उठ पाएंगी, है ना। इसीलिए आप ऐसा समझ लीजिए कि जितनी भारी गैसें हैं, ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये गैसें भारी होने के कारण आपकी क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो भारी गैसें हैं, पूछा जाए भारी गैसें किस मंडल में पाई जाती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए क्षोभ मंडल। वही बात करें, हम इसको संवहन मंडल भी कहते हैं और वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व भी इसी में पाया जाता है। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व का मतलब है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर उठेंगे, ऊपर जाएंगे, तो वायु का मान कम होता चला जाएगा। वायु में उपस्थित गैसों का जो परसेंटेज है वो कम होता चला जाएगा। ऊपर जाने पर सिर्फ हल्की गैसें ही आपको प्राप्त होंगी, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी।
है ना। बाकी जितनी भारी गैसें हैं वो तो आपकी यहीं रह जानी है। तो वायुमंडल जितने भी उनका घनत्व है, उनका जो वजनीली जो गैसें हैं वो सब आपकी क्षोभमंडल में ही उपस्थित होती हैं। और संवहन का मतलब है ये आपस में एक जगह से दूसरी जगह पे गति करती रहती है ना। तो गैस के मॉलिक्यूल्स जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करते हैं तो वो संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। तो ये संवहन मंडल भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि इस क्षोभमंडल में सारी गैसें एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती रहती हैं। तो संवहन मंडल हम कहते हैं क्षोभमंडल को, और वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व भी इसी में है। और साथ ही साथ हर 165 मीटर की ऊंचाई आप जैसे ऊपर चलेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर जाने पर आपने पढ़ा कि वायुमंडल जो है वो घटता चला जाएगा, ठीक है। और ऊंचाई जैसे आप 165 मीटर ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वहीं हम बात करें शीत ऋतु, जैसे ही शीत अर्थात ठंड की ऋतु शुरू होती है तो ये जो क्षोभमंडल है इसकी सघनता में वृद्धि हो जाती है, अर्थात अब ये इसका जो माध्यम है और सघन हो जाता है, ठीक है। सघन और विरल का मतलब समझते हैं। सघन मतलब भारी और विरल मतलब हल्का। तो यहाँ पर शीत ऋतु में पूछा जाता है क्षोभमंडल जो है, शीत ऋतु में क्षोभमंडल की सघनता बढ़ जाती है, ठीक है। तो दोस्तों क्षोभमंडल से मैंने कुछ प्रश्न आपसे लिए, ठीक है। वहीं हम बात करें कुछ प्रश्न लिए तो उन प्रश्नों को मैं फिर से रिकॉल करना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया कि इसमें जल वाष्प का 90% उपस्थित रहता है। मौसमी परिवर्तन घटनाएं भी क्षोभमंडल में ही होती हैं। भारी गैसें भी क्षोभमंडल में ही पाई जाती हैं, इसको हम संवहन मंडल भी कहते हैं। और वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व भी इसी मंडल में होता है। और हर 165 मीटर की ऊंचाई आप ऊपर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। और शीत ऋतु में इसकी सघनता, इस क्षोभमंडल की सघनता और बढ़ जाती है, ठीक है। अब क्षोभमंडल से आप इतने प्रश्न तैयार कर लेंगे, तब इससे ऊपर बढ़ेंगे हम लोग तो सेकंड नंबर पे हम समताप मंडल को पढ़ेंगे। समताप मंडल की बात करें तो आप समझ लीजिए, यहाँ पर मैंने कहा कि सतह से 8 किलोमीटर या 18 किलोमीटर, एवरेज ऑन बात की तो 12 से 14 किलोमीटर, ठीक है। अब इस सतह से ऊपर आप जाएंगे तो इस सतह से ऊंचाई से ये वाली ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक मतलब 8 किलोमीटर से ऊपर और इधर 18 किलोमीटर से ऊपर, ये जो ऊंचाई का जो एरिया है इसके बीच का जो एरिया है, ठीक है, 8 से 50 और 18 से 50 के बीच का जो एरिया है, ये पूरा एरिया आपका क्या कहलाता है? समताप मंडल कहलाता है। समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है आपसे सीधे, बिल्कुल ही सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन जो है, ओजोन गैस वो सर्वाधिक मात्रा में किस मंडल में उपस्थित होती है? तो आप याद रखिएगा, आपका आंसर होना चाहिए समताप मंडल, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। मैं बार बार रिकॉल करा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ओजोन का 90% जो है वो समताप मंडल में उपस्थित होता है, ठीक है। ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ओजोन का 90%, ये जो ओजोन गैस है ये 15 से 35 किलोमीटर की मोटी परत है, परत के रूप में समताप मंडल में उपस्थित है, 15 से 35 किलोमीटर की मोटाई के रूप में। और अगर ये गैस नहीं होती तो याद रखिए अल्ट्रावायलेट जितनी किरणें हैं ये रुक नहीं पाती, तो ये बिना रुकावट के सीधे पृथ्वी के वातावरण में एंटर कर जाती। और पृथ्वी के वातावरण में जैसे ही एंट्री करती तो ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें अर्थात परावैंगनिक किरणें हैं ये सीधे सीधे इंसान या जीव जितने भी हैं उनके लिए बहुत हानिकारक है। खासतौर पे इंसानों में सबसे पहले इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते, आंखों का मोतियाबिंद हो जाता है, स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना। तो ये कहने का मतलब है कि प्रकृति की संरचना इस प्रकार की है कि ओजोन का 90% अर्थात 15 से 35 किलोमीटर की एक मोटी चादर है जो अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है, रोक अपने अंदर समेट लेती है और छानकर प्रकाश को पृथ्वी तक भेजती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ओजोन का जो बात करें तो ओजोन के बारे में सबसे जो पहले जो है पता लगाया था ब्रिटेन के डॉप्सन ने कि ये सबसे इसका जो पतला हिस्सा है वो दक्षिणी ध्रुवों पर अर्थात अंटार्कटिका पर हो गया था। तो प्रश्न कैसे बनता है कि ओजोन जो है, ओजोन की लेयर
एक जगह पतली हो गई थी। तो पतली कहाँ हो गई थी? तो पतली हो गई थी कहाँ, कौन से ध्रुवों पर? दक्षिण ध्रुवों पर। दक्षिण ध्रुव कहाँ के? अंटार्कटिका के। और सबसे पहले इस चीज को पता किसने लगाया था? ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे डॉप्सन। कौन थे? ब्रिटेन के वैज्ञानिक डॉप्सन। तो आपसे पूछा जाए ओजोन सबसे ज्यादा पतला हिस्सा कहाँ हो गया था? दक्षिण ध्रुव अर्थात अंटार्कटिका पर हो गया था। किसने पता लगाया? ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे डॉप्सन। इसीलिए ओजोन की परत, ओजोन की जो परत है उसकी मोटाई को हम काय में नापते हैं? डॉप्सन में नापते हैं। काय में? डॉप्सन में। और आपको पता होगा ओजोन से संबंधित आपका प्रोटोकॉल भी आया था, क्योटो प्रोटोकॉल। उसके साथ ही आपको ये भी पता होगा कि जो ओजोन है ना, ओजोन को मैंने आपसे कहा ओजोन की इकाई क्या है? डॉप्सन है। और साथ में जो ओजोन गैस को नष्ट कौन करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन गैस को नष्ट करने में, ठीक है, मतलब जो भी हमारे फ्रिज वगैरह में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS जो भी गैस होती है वो गैस सीधे ओजोन गैस, ओजोन जो परत है इस पर अटैक करती है और इसकी मोटाई कैसी होती जा रही है? पतली होती जा रही है। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने इस पर काफी चिंता जताई है। तो याद रखेंगे, अब चूंकि ये ऊपर का माध्यम है, ऊपर का माध्यम है तो यहाँ पर मौसम से संबंधित कोई भी घटनाएं नहीं घटती हैं। कोई भी मौसम की घटनाएं नहीं होती हैं जिससे ये डर रहे कि वायुयान का जो मार्ग है उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा या रुकावट पैदा हो। तो याद रखेंगे, इसीलिए समताप मंडल सबसे अच्छा माध्यम है वायुयान को उड़ाने का। जितने भी वायुयान है इनको उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल कौन है? तो आप याद रखेंगे वो समताप मंडल है। ठीक है, क्या क्या बातें बताई मैंने आपको कि यहाँ पर कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। मौसमी घटनाएं ना होने के कारण ये आप समझ लीजिए कि वायुयान को उड़ाने का सबसे आदर्श मंडल है। और साथ ही साथ बताया मैंने ओजोन जो है, ओजोन का 90% अर्थात 15 से 35 किलोमीटर मोटी जो चादर है ये अल्ट्रावायलेट किरणों को अर्थात पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और पृथ्वी तक नहीं आने देती है। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि जो ओजोन है ना, ओजोन दिवस किस दिन मनाते हैं हम लोग? ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। ठीक है, ओजोन की मोटाई को नापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। क्यों है? क्योंकि ब्रिटेन के डॉप्सन ने सबसे पहले पता लगाया था कि दक्षिण ध्रुव अर्थात अंटार्कटिका जहां पर निर्जन क्षेत्र है ना, वहां पर ये परत कैसी हो गई थी? पतली हो गई थी। तो याद रखेंगे इतने ही प्रश्न आप जो आपके एग्जाम हॉल में आपसे पूछे जाने हैं। भाई हम लोग तीसरे मंडल की तरफ चलें, मध्य मंडल जिसे मेसोस्फीयर कहते हैं। तो 50 किलोमीटर से ऊपर जाइए और 80 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है उसका जो एरिया है वो मध्य मंडल अर्थात मेसोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सिर्फ दो बातें आप याद रखिए। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही मौसम जो रात्रि का समय होता है या जो ये जो मध्यमंडल है ये अपने टेम्परेचर को मैक्सिमम मिनिमाइज कर लेता है और लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर हो जाता है। आपको पता है 0 डिग्री पर है ना जो जल वाष्प के अणु है वो ठोस बर्फ के रूप में जम जाते हैं। अब 0 से भी आप नीचे चले जाइए, कितने? -100 डिग्री। इतना ज्यादा कोल्ड, इतना ज्यादा कूल यहाँ का मंडल हो जाता है। और इसी वजह से जितने भी उल्कापिंड हमारे पृथ्वी के आकर्षण से पृथ्वी की ओर खींचे चले आते हैं तो वो जब बहुत तेजी से आते हैं तो घर्षण के कारण उनमें आग लग जाती है ना। तो आग लग जाती है तो वो बाह्य मंडल को क्रॉस करते हुए, आयन मंडल को क्रॉस करते हुए जैसे ही मध्य मंडल में पहुंचता है तो यहाँ पर -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हो जाने के कारण वो यहाँ पर क्या होता है, वहां पर जितनी भी अग्नि थी वो काफी मात्रा में शांत हो जाती है। कोई कोई मंडल यहीं तक सीमित हो जाते हैं और यहाँ पर बुझ जाते हैं या फिर जो भी आपके समझ लीजिए कि जो भी उल्कापिंड है, कुछ उल्कापिंड पृथ्वी की सतह नीचे तक चले आते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है काफी हद तक खतरा उल्कापिंड से कम हो जाता है। तो जो उल्कापिंड संबंधी घटनाएं हैं वो कहाँ से होती हैं? वो मध्यमंडल में होती हैं और मध्यमंडल का जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है 50 से 80 किलोमीटर है और ये हमारे वायुमंडल का तीसरा लेयर अर्थात तीसरा मंडल है। भाई हम चौथे मंडल की बात करें जिसको हम आयन मंडल अर्थात आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। यहाँ से आप ये प्रश्न याद रखेंगे कि 80 किलोमीटर से ऊपर की और 640 किलोमीटर के नीचे का जितना भी एरिया है उसको आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। आयन मंडल से सिर्फ एक प्रश्न याद रखेंगे कि जितनी भी रेडियो तरंगे हैं, रेडियो वेव्स हैं, ये उन सभी रेडियो वेव्स को
परावर्तित करके पुनः पृथ्वी पर भेजने का कार्य करता है। तो पूछा जाता है रेडियो तरंगें परावर्तित होकर वापस आती हैं किस मंडल से? आप याद रखेंगे आयन मंडल से। वहीं हम लोग 5वें मंडल की बात करें बाह्य मंडल की, तो बाह्य मंडल की जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, वो तय नहीं की गई है क्योंकि ये अनुमान लगाना कठिन है कि ये मंडल कहां तक फैला होगा। तो 640 किलोमीटर से ऊपर का जितना भी एरिया, 640 किलोमीटर के ऊपर का जितना भी एरिया है वो सब बाह्य मंडल अर्थात एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चूंकि इतनी ऊंचाई पर है तो भारी गैसें तो होने का मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर सबसे हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, और वहीं पर बात करें ये यहाँ पर हम उपग्रह जो भी हमारे सैटेलाइट है, जो भी उपग्रह हैं, तो जितने उपग्रह हमारे छोड़ने का काम किया जाता है वो हमारे इसी बाह्य मंडल में छोड़ने का काम किया जाता है। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से हम लोगों ने पांचों भागों को वायुमंडल का अध्ययन कर लिया है। अब मैं आशा करता हूं कि आप इसके क्वेश्चन बनाएंगे। मैं भी आपको प्रैक्टिस शीट के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिसका सीधा सीधा संबंध पृथ्वी के वायुमंडल से होगा। इससे आपका ये लेक्चर भी तैयार हो जाएगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हो जाएंगे। ठीक है, आप मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।